सोमालिया का एक सबसे खतरनाक मुजरिम को अमेरिका के एक सुनसान डेजर्ट प्रिजन में ले जाया जा रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंच पाती, उससे पहले ही आसमान से एक्सपेंडेबल्स टीम का एक डेडली असैसिन स्क्वाड हेलीकॉप्टर लेकर आ धमकता है। वहीं वे लोग ट्रेन के ऊपर मौजूद सभी सोल्जर्स को एक के बाद एक टपकाना शुरू कर देते हैं। यह दृश्य देख अंदर मौजूद सोल्जर्स हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र तैयार करने लगते हैं। ब्रह्मास्त्र लेकर ऊपर निकलते ही वह हेलीकॉप्टर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है। लेकिन मौके पर ही एक्सपेंडेबल स्क्वाड अपनी हेलीकॉप्टर को ट्रेन लाइन के नीचे ले आता है। कुछ ही देर में वह मशीन गन शूटर और बोगी के ऊपर मौजूद सभी सोल्जर्स पहले से ही रेलवे रोड में बंधे हुए एक लोहे की तार से टकरा जाते हैं, जिससे सभी एक ही झटके में साफ हो जाते हैं। यह दृश्य देख मौके पर ही एक्सपेंडेबल स्क्वाड ट्रेन में एंटर कर जाते हैं और सभी गार्ड्स को ठोककर उस हाई प्रोफाइल मुजरिम को छुड़ा लेते हैं। इस कैदी को देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस लेवल का खतरनाक हो सकता है। उसको छुड़ाने के बाद आगे से एक टकला असैसिन कहता है कि चुपचाप ऊपर जा और हेलीकॉप्टर में बैठ ले। लेकिन वह पागल उनकी एक भी बात नहीं सुनता। उल्टा वो वहाँ से भागकर ट्रेन के इंजन की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में मिलने वाले सभी गार्ड्स को वो उन्हीं के चाकू से मारने लगता है। सबको ठोकने के बाद वह सीधा इंजन रूम में घुस जाता है और ट्रेन को फुल स्पीड में दौड़ाने लगता है। दूसरी तरफ जेल के बाहर मौजूद गार्ड्स जब देखते हैं कि ट्रेन बेहद तेजी से उनकी ओर आ रही है, तो वे सभी ट्रेन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो पागल भी ट्रेन के आगे मौजूद मशीन गन से गोलियां बरसाने लगता है। अंत में आते आते वह पागल हेलीकॉप्टर में कूद जाता है और ट्रेन सीधा जेल को तोड़कर अंदर घुस जाती है। ट्रेन के इस भयानक झटके से पूरा जेल तहस नहस हो जाता है। इसके बाद वे लोग उस कैदी को लेकर एक अबैंडन्ड एयरपोर्ट पर उतरते हैं। अब दोस्तों आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन है ससुर का नाती जिसे इतना मेहनत करके ये लोग छुड़ा कर लाए हैं। दरअसल दोस्तों इसका नाम है ब्लैक पैंथर और इसे इतनी मेहनत से इसलिए छुड़ाया गया है क्योंकि ये लोग एक बहुत ही खौफनाक मिशन में जाने वाले हैं और इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्हें ऐसे ही टॉप और शार्प माइंडेड मुजरिमों की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ वे लोग उस अबैंडन्ड एयरपोर्ट से रवाना हो जाते हैं। प्लेन के अंदर हम देखते हैं कि असैसिन रॉब हाथ में चाकू पकड़े उस ब्लैक पैंथर को अजीब तरीके से घूर रहा होता है। तभी आगे से ब्लैक पैंथर कहता है, भाई मिशन में जा रहे हैं ना हम लोग, तो जरा तेरा चाकू देना, दाढ़ी काटूंगा। मिशन में जाने से पहले मुझे भी हैंडसम दिखना है। ये सुनते ही रॉब अपना चाकू उसे दे देता है। फिर क्या दोस्तों, पैंथर उसी चाकू से अपनी दाढ़ी काटने लगता है। वहीं दूर कॉकपिट पर बैठा टकला ये सब देख अपने लीडर से पूछता है, ये कौन सा पागल को मिशन में लेकर जा रहे हैं हम लोग। आगे से लीडर कहता है, अरे टेंशन मत लो, ये पागल कभी मेरा ही टीममेट हुआ करता था। काफी स्ट्रॉन्ग और शार्प माइंडेड बंदा है जो आने वाले मिशन में हमारा सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। और हाँ, तुम लोग इससे दूरी बनाकर ही रखना। अगली सुबह हम सोमालिया में मौजूद मोगादिशु नाम के एक विशाल बंदर पोर्ट को देखते हैं, जहाँ हजारों कंटेनर से भरे कई बड़े शिप्स आकर रुके हुए हैं। दरअसल इन कंटेनर्स के अंदर बड़े स्केल पर हथियारों की स्मगलिंग चल रही होती है। इसी पोर्ट के जरिए ये डेडली वेपन्स दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे जाने वाले थे, ताकि दुनिया में लगातार गृह युद्ध और तबाही मची रहे और इनके हथियारों का धंधा दिन रात फलता फूलता रहे। और दोस्तों यही होता है इन एक्सपेंडेबल्स टीम का अगला मिशन। सुबह होते होते ये टीम भी पोर्ट तक पहुंच चुकी होती है। यहाँ उन्हें पिकअप करने के लिए पहले से ही हिप्पो नाम का एक एक्सपेंडेबल्स मेंबर उनका इंतजार कर रहा होता है। आगे से हिप्पो उन्हें एक डेडली मशीन गन दिखाते हुए कहता है, ये सबका बाप है, सिर्फ 5 सेकंड में 2000 राउंड उड़ा देता है, तुम लोगों को भी चाहिए तो बताओ। लेकिन आगे से बाकी टीम मेंबर्स हंसते हुए कहते हैं, रहने दे भाई, हमारा अपना गन ही बेस्ट है। वहीं अपना भाषणबाजी खत्म करने के बाद वह लोग पोर्ट की ओर बढ़ने लगते हैं। पोर्ट में पहुंचते ही वे लोग अंदर घुसकर एक के बाद एक गार्ड्स को साफ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ ये लोग इतनी शांति से इस काम को अंजाम दे रहे थे कि किसी को भी इसकी कानो कान खबर तक नहीं थी। सभी फ्रंट लाइन के गार्ड्स को ठोकने के बाद इस बार ब्लैक पैंथर को भेज दिया जाता है अपना जलवा बिखेरने के लिए। ऑर्डर मिलते ही पैंथर सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देते हुए क्रेन की ओर बढ़ने लगता है। इसको ऐसे बंदर जैसे कूदते देख आप लोग भी समझ गए होंगे कि इंसान का पूर्वज सच में बंदर ही थे। खैर जो भी हो, कुछ ही देर में वो क्रेन में मौजूद गार्ड्स को एक के बाद एक ऊपर भेजना शुरू कर देता है। दरअसल पैंथर भाई का थोबड़ा भी दिखने में थोड़ा सा सोमालियन पायरेट्स जैसा ही है, इसलिए ज्यादातर गार्ड्स को यही लग रहा था कि ये उनका ही साथी है। इसके बाद पैंथर सीधा ड्राइवर रूम में एंटर करता है और ड्राइवर को भी वहीं सुला देता है। इसी के साथ क्रेन के ड्राइवर सीट में बैठकर वो अपना पूरा कंट्रोल ले लेता है। मौके पर ही पैंथर एक बड़ा कंटेनर को अपने साथियों की ओर ले जाने लगता है ताकि वे लोग कंटेनर के अंदर चढ़ सके। दरअसल दोस्तों वे लोग इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों की मेन लोकेशन तक पहुंचना चाहते थे बिना किसी को नजर आए। इसी के साथ प्लान के मुताबिक वे लोग सही से बिना किसी को नजर आए दुश्मनों की मेन स्पॉट तक पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आकर लैंड करता है। दरअसल दोस्तों यही है इस पूरे गेम का रियल मास्टरमाइंड, जिसका नाम है मैट्रिक्स। एक्सपेंडेबल्स टीम का लीडर जैसे ही मैट्रिक्स को देखता है उसका पूरा खून खौल उठता है। वह बिना कुछ सोचे समझे सीधा कंटेनर से बाहर निकलकर उन माफियाओं पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है और बस यहीं से इनका पूरा मिशन बिगड़ जाता है। ऊपर से दुश्मनों के साथ वहाँ एक घमासान युद्ध भी छिड़ जाता है। एक्चुअली इस अचानक हमले में दुश्मन ना तो सही से कवर ले पाते हैं और ना ही भाग पाते हैं। इसी के चलते वहाँ काफी मिलिटेंट्स मारे जाते हैं। पीछे से हिप्पो भी लगातार अपनी मशीन गन से उन्हें कवर दे रहा होता है। कुछ ही देर में वे लोग वहाँ मौजूद सभी पायरेट्स को साफ कर देते हैं। असैसिन्स को यही लग रहा था कि सभी पायरेट्स लगभग खत्म हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से मिलिटेंट्स लगातार आते ही जा रहे थे। इसी तरह एक्सपेंडेबल टीम उन्हें भी संभाल लेती है और उन्हीं की गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने लगती है। इसी दौरान टकला लगातार लीडर से पूछने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया, बेकार में हमारा पूरा मिशन पर पानी फिर चुका है। आगे से लीडर कहता है, अगर यहाँ से जिंदा बचकर निकले तो जरूर बताएंगे। वह दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी आगे से और सैकड़ों मिलिटेंट्स बस और गाड़ियां लेकर उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। मतलब समझ ही सकते हो दोस्तों ये लोग किस लेवल की मुसीबत में फंस चुके हैं। कहाँ हीरो बनने आए थे और सभी को बलि का बकरा बनकर इधर उधर भागना पड़ रहा है। वहीं वह लोग समझ चुके थे कि हमें तुरंत अपना मिशन पॉज करके यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम सभी यहीं मारे जाएंगे। इसलिए लीडर अपने बाकी टीम मेंबर्स को भी स्पीड बोट लेकर गाड़ी में चढ़ने को कहता है, क्योंकि यहाँ इतना सारा मिलिटेंट्स आ चुके हैं कि उनके खिलाफ लड़ना इम्पॉसिबल है। मतलब दोस्तों पायरेट्स किस लेवल के खतरनाक होते हैं ये सब सीन देखने के बाद आप लोग तो समझ ही चुके होंगे। खैर जो भी हो, लीडर से ऑर्डर मिलने के बाद हिप्पो अपना एरोप्लेन किसी तरह उड़ाकर गाड़ी में लैंडिंग कराता है। लेकिन दुश्मन कहाँ इनका पीछा छोड़ने वाले थे। वे लोग हाथ में जो भी मिले RPG मशीन गन सब कुछ उन पर लॉन्च करने लगते हैं। दुश्मनों की तरफ से ऐसा भयानक दृश्य देख असैसिन टीम भी समझ जाती है कि ऐसे तो ये लोग हमारा पीछा छोड़ने से रहे। इसीलिए असैसिन टीम अब फाइनली उनसे लड़ने का फैसला करती है। गाड़ी रोकते ही वे लोग उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं और आगे से आने वाले पायरेट्स को तो वे लोग किसी तरह साफ कर देते हैं। लेकिन पता नहीं बाकी पायरेट्स कहाँ गायब हो गए, शायद माल पीने बैठ गए हो कहीं। जोक्स अपार्ट दोस्तों, वे बेचारे सभी को डाउन करके एक लंबी सांस लेने ही वाले थे, लेकिन तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर में इस गेम का रियल मास्टरमाइंड मैट्रिक्स अपनी
अपनी स्नाइपर राइफल से हिप्पो को गोली मार देता है। जब चाचा देखता है कि वे सभी हिप्पो को लेकर भाग रहे हैं, तभी चाचा वहां अपना एक मिसाइल लॉन्च कर देता है। यह दृश्य देख टकला असैसिन सभी को तुरंत कवर लेने को कहता है, लेकिन इतना जल्दी और वो भी घायल टीम मेंबर को लेकर वे लोग क्या ही तो कवर ले पाते। मौके पर ही वह मिसाइल उनके बिल्कुल बगल में आ गिरता है, जिससे वहां एक भयानक ब्लास्ट हो जाता है। इस जबरदस्त धमाके में पूरा इलाका तहस नहस हो चुका था। हालांकि पानी में गिरने की वजह से पूरी टीम किसी तरह बच जाती है, लेकिन हिप्पो की तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। वे लोग किसी तरह उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करते हैं और इसी के साथ हिप्पो को तुरंत प्लेन में चढ़ाकर वहां से रवाना हो जाते हैं, क्योंकि अगर उसका तुरंत इलाज नहीं करवाया गया तो वह जल्द ही शहीद हो जाएगा। इसी दौरान पूरा मिशन ऐसे बुरी तरह से फेल हो जाने पर पूरी टीम मन ही मन कैप्टन बॉब को कोस रही होती है। सबके दिमाग में बस यही सवाल चल रहा था कि आखिर मैट्रिक्स को देखते ही कैप्टन इतना बेकाबू क्यों हो गया, क्योंकि अगर वह उस वक्त गुस्से में आकर हमला ना करता तो शायद आज मिशन भी सक्सेसफुल होता और हिप्पो की ये हालत भी ना होती। दरअसल दोस्तों, मैट्रिक्स और लीडर बॉब के बीच दुश्मनी आज की नहीं थी। एक समय ऐसा भी था जब मैट्रिक्स खुद एक्सपेंडेबल्स टीम का सबसे खतरनाक और भरोसेमंद मेंबर हुआ करता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से जो आदमी कभी एक्सपेंडेबल्स का सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था वही आज उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। हालांकि टीम में शामिल नए असैसिन्स को अभी तक मैट्रिक्स के अतीत के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। खैर, इस मैट्रिक्स के बारे में हम आगे जानेंगे। सीन शिफ्ट होने पर हम सभी को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहां हिप्पो अपनी जिंदगी से लड़ रहा होता है। हिप्पो का ऐसा हाल देख लीडर बॉब अपने सभी टीम मेंबर्स को साफ साफ कह देता है कि आज के बाद से तुम लोगों के साथ कोई मिशन नहीं, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि मेरे चक्कर में तुम सभी लोग एक एक करके टपक जाओ। इसलिए आज के बाद से जो करना है मैं अकेले ही करूंगा। इसी के साथ वह सभी को अलविदा कहकर हॉस्पिटल से निकलने ही वाला था कि तभी आगे से उसी का पुराना दोस्त मार्क आकर उससे पूछता है कि हिप्पो का इतना बुरा हाल किसने किया है। आगे से बॉब कहता है मैट्रिक्स अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही मार्क के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो उसे 6 साल पहले ही मार दिया था। फिर ये वापस जिंदा कैसे हो गया? दरअसल बॉब खुद भी यह समझ नहीं पा रहा था कि वो साला अब तक जिंदा कैसे है। यहाँ दोस्तों, मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को और थोड़ा जानकारी दे देते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैट्रिक्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि कभी एक्सपेंडेबल्स टीम का सबसे डेंजरस और इंटेलिजेंट मेंबर हुआ करता था। लेकिन एक मिशन के दौरान पैसे और शोहरत के लालच में आकर उसने अपनी ही टीम को एक भयानक ट्रैप में फंसा दिया था और सबको मौत के मुंह में छोड़कर खुद वहां से भाग निकला। हालांकि मैट्रिक्स को पूरा यकीन था कि उस दिन एक्सपेंडेबल्स टीम का कोई भी मेंबर जिंदा नहीं बचा होगा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि बॉब और उसकी टीम किसी तरह मौत को चकमा देकर बच निकली है, तब डर के मारे वह खुद को अंडरग्राउंड कर लेता है। इसके बाद मैट्रिक्स सोमालियन पायरेट्स के साथ हाथ मिलाकर अपना एक खौफनाक एम्पायर खड़ा करना शुरू कर देता है। इन 6 सालों में उसने इतना बड़ा आतंकी नेटवर्क बना लिया था कि दुनिया के बड़े बड़े माफिया तक उससे टकराने से डरते थे। इतना ही नहीं, अपनी सिक्योरिटी और बैकअप के लिए उसने कई बेहद खतरनाक मिलिट्री गैंग्स को भी खरीद रखा था। मतलब समझ ही सकते हो, ये मैट्रिक्स नाम का बंदा कोई आम माफिया नहीं है। खैर, जो भी हो, हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही टकला असैसिन बॉब को रोकते हुए कहता है कि तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, और वैसे भी तुम उन पागलों के खिलाफ कभी अकेले नहीं लड़ पाओगे। आगे से बॉब कहता है कि मैं पहले ही फैसला ले चुका हूं, तो मुझे तुम लोगों से और कोई बहस नहीं करनी। इसके बाद बॉब सीधा अपने पुराने साथी जॉर्ज के पास आता है। आगे वो कहता है कि मुझे कुछ नए और तगड़े असैसिन लौंडे चाहिए, मैं अपना एक नया टीम बना रहा हूं। ये सुनने के बाद जॉर्ज बॉब को अपने कुछ तगड़े लौंडे दिखाता है। इसी के साथ बॉब एक एक करके 4 हट्टे कट्टे और स्मार्ट लौंडों को सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद जॉर्ज कैप्टन को किटी नाम की एक लड़की से मिलाता है। आगे से बॉब कहता है, अरे भाई, आज मेरा करने का मन नहीं है, तो ऐसी लड़कियां दिखाकर मेरा टाइम वेस्ट मत कर। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ कुछ बदमाश लड़के आकर लफड़ाबाजी करने लगते हैं। तब जाकर बेबी डॉल अपना असली रूप दिखाती है। वो अकेले ही उन सभी लौंडों को भयानक तरीके से मारकर ढेर कर देती है। ये सब देखने के बाद कैप्टन तो पूरी तरह से हिल जाता है और अंततः वह उसे भी सेलेक्ट कर लेता है। अब सभी लौंडा और लौंडियों को सेलेक्ट करने के बाद फाइनल मिशन में जाने से पहले जॉर्ज उससे पूछता है कि आखिर क्यों तुम मैट्रिक्स को मारना चाहते हो। आगे से बॉब उसे एक फाइल निकाल कर देता है। फाइल में मौजूद तस्वीरों को देख उनके सामने मैट्रिक्स से जुड़ा एक और खौफनाक मंजर सामने आता है, जहां मैट्रिक्स पूरी दुनिया में हथियारों का सप्लाई करने के अलावा भी अफ्रीका के कुछ इलाकों में बहुत ही बेरहमी से कत्लेआम कर चुका था। दरअसल इसके पीछे उसका एक बहुत ही खतरनाक मकसद था। वो धीरे धीरे पूरे अफ्रीका में अपना एम्पायर खड़ा करना चाहता था और अभी भी लगातार वहाँ के मासूम लोगों की जान ले रहा था। बॉब अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे वक्त रहते नहीं रोका गया तो वे लोग पूरे अफ्रीका को श्मशान में बदल देंगे। यही वजह थी कि सुबह होते ही सभी मिशन पर निकलने के लिए तैयार होने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ बॉब की पुरानी असैसिन टीम आ धमकती है। वे सभी बॉब से काफी नाराज होते हैं, क्योंकि बॉब ने उनसे झूठ बोलकर यहाँ अपनी एक नई टीम खड़ी कर ली थी। उन्हें लग रहा था कि बॉब ने अब उनकी जगह किसी और को दे दी है और बिना उन्हें साथ लिए इस खतरनाक मिशन पर जा रहा है। दरअसल दोस्तों, इनको साथ न लेने के पीछे बॉब का एक बहुत ही बड़ा और खास मकसद है, जो आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। इसी के साथ वह अपने नए असैसिन टीम को लेकर मिशन के लिए रवाना हो जाते हैं। स्पॉट में पहुंचते ही वे लोग स्काई डाइविंग करते हुए नीचे उतरने लगते हैं। सुबह होते ही वे लोग मैट्रिक्स को ठोकने की प्लानिंग में लग जाते हैं। ये सभी यही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि किस तरीके से वे लोग मैट्रिक्स के हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में घुसकर साले को ठोका जाए। इसी के साथ वे लोग हर एंट्री पॉइंट को सही से इवेल्युएट करने लगते हैं, ताकि वह लोग पूरी सफाई से इस मिशन को एग्जीक्यूट कर सके। साथ ही वह लोग एक बार प्रैक्टिकली भी बाहर से पूरे बिल्डिंग को अच्छी तरह जांच लेते हैं कि मैट्रिक्स बिल्डिंग में कब घुसता है और कब निकलता है। खैर दोस्तों, इसी तरह 2-3 दिन प्लानिंग करने के बाद वे लोग फाइनली मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए जबरदस्त और तगड़ी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ अंडरग्राउंड टनल से होते हुए बिल्डिंग में एंट्री ले लेते हैं और बाकी 2 बिल्डिंग के ऊपर से सभी सिक्योरिटी को चकमा देते हुए धीरे धीरे मैट्रिक्स के ऑफिस की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में फाइनली सभी बिल्डिंग में घुसकर एक के बाद एक गार्ड्स को उड़ाना शुरू कर देते हैं। यहाँ उनकी प्लानिंग होती है कि मैट्रिक्स को जिंदा पकड़कर अपने साथ ले जाया जाए, ताकि उसे टॉर्चर करके उसके हर बड़े प्लान और हथियारों के सभी स्मगलिंग स्पॉट्स के बारे में सच उगलवाया जा सके। वहीं असैसिन टीम सभी गार्ड्स को ठोककर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ मैट्रिक्स बिंदास बिल्डिंग में अपना हथियारों का डील कर रहा होता है, लेकिन चाचा को क्या पता कि उसको ससुराल ले जाने के लिए ऑलरेडी बारात बिल्डिंग में पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में वे लोग बिल्डिंग की सभी लाइटें बंद करके एक साथ सभी सिक्योरिटी को नरक भेजना शुरू कर देते हैं। ऐसे कुछ देर वहाँ महातांडव चलाने के बाद वे लोग फाइनली मैट्रिक्स को बंदी बनाकर अपने साथ लाने में सफल हो जाते हैं।
गाड़ी में मैट्रिक्स कैप्टन बॉब से कहता है कि क्या बात है, मुझे पकड़ने के लिए बच्चों को लाए हो, अभी भी मौका है, छोड़ दो मुझे। तुम लोगों को क्या लगता है मेरे ही इलाके में आकर तुम लोग इतने आसानी से मुझे पकड़ कर ले जाओगे? बस कुछ देर और रुक जाओ, तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। चाचा उन्हें अपनी भोकाली झाड़ ही रहा था कि तभी अचानक मैट्रिक्स के सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर्स वहाँ आ टपकते हैं और उनकी गाड़ी के आगे एक मिसाइल दाग देते हैं। मिसाइल का जोरदार ब्लास्ट होते ही गाड़ी बुरी तरह वहीं पलट जाती है। बाद में सभी को पता चलता है कि मैट्रिक्स के बॉडी में एक जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, जिसे फॉलो करते हुए उसके सिक्योरिटी यहाँ तक पहुंच चुके थे। ऐसे खतरनाक तरीके से गाड़ी पलटने के कारण सभी असैसिन्स काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। इससे पहले कि कैप्टन बॉब बंदूक उठाकर जवाब देता, तभी वहाँ एक और मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है, जिसके जोरदार ब्लास्ट से कैप्टन बॉब सीधा पुल से उड़ते हुए नीचे पानी में जा गिरता है। दूसरी तरफ गाड़ी में मौजूद सभी असैसिन्स भी दुश्मनों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। सुबह होते होते ही मैट्रिक्स के लोग कैप्टन बॉब को भी ढूंढ निकालते हैं, लेकिन इन्हें चाचा लोगों को यह नहीं पता होता कि कैप्टन को ऐसे ही कैप्टन नहीं कहा जाता। मौके पर ही वो अपना पिस्टल निकालकर एक ही झटके में चारों को सुला देता है। इसके बाद कैप्टन सीधा अपने प्लेन के पास आता है, जहाँ उसका साथी जॉर्ज पहले से ही उसी का इंतजार कर रहा होता है। जॉर्ज उसे वो वीडियो दिखाता है जो कुछ ही देर पहले मैट्रिक्स ने उन्हें भेजा है। वीडियो में हम देखते हैं कि उसके बाकी सभी साथियों को पकड़कर बांध के रखा गया है। आगे से वो कैप्टन को डेडलाइन भी दे देता है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तुम यहाँ नहीं पहुंचे तो तुम्हारे सभी साथियों को हम नरक भेज देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन अकेले ही उनके खिलाफ लड़ने की तैयारी लेना शुरू कर देता है। इसी दौरान जॉर्ज उसे लगातार समझाता रहता है कि आप अपने पुराने टीममेट्स को बुला लीजिए, क्योंकि आप अकेले उनके खिलाफ कभी नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन बॉब तो बॉब है भाई, वो जॉर्ज की एक भी बात नहीं सुनता और एक के बाद एक अपने वेपन्स असेंबल करने लगता है। ऐसे ही सब सेट होने के बाद वह प्लेन लेकर रवाना होने ही वाला था, लेकिन तभी आगे से उसका वही ओल्ड असैसिन टीम मेंबर्स प्लेन के आगे रास्ता रोककर खड़ा हो जाते हैं। यह सब देख आगे से कैप्टन भी समझ जाता है कि नहीं, इस बार इन्हें ले जाना ही सही रहेगा, इसलिए वह सभी को प्लेन में बैठाकर वहां से रवाना हो जाते हैं। कुछ ही घंटों में प्लेन से लैंडिंग करने के बाद वे लोग एक गाड़ी लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ते ही वे लोग गाड़ी से भी उतर जाते हैं और जंगल के रास्ते से होकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही 8 घंटे के लंबे सफर के बाद ये लोग फाइनली उस इलाके तक पहुंच जाते हैं जहां उनके साथियों को बंदी बनाकर रखा गया है। यहाँ भी ये लोग चारों तरफ सही से नजर दौड़ाते हुए धीरे धीरे बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगते हैं। बिल्डिंग में घुसने के बाद वे लोग देखते हैं कि वहाँ सभी सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये होती है कि वहाँ एक भी सिक्योरिटी या फिर गार्ड्स वगैरह मौजूद नहीं है। ये सब देखने के बाद असैसिन टीम भी समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वे लोग बिना वक्त जाया किए तुरंत अपने साथियों को पहले छुड़ा लेते हैं। लेकिन तभी उनके बगल में मौजूद एक टीवी अपने आप चालू हो जाता है, जहाँ मैट्रिक्स उन्हें मैसेज देते हुए कहता है, तुम लोगों के पास बस 40 मिनट बचे हैं, मैंने पूरी बिल्डिंग में आप लोगों के लिए RDX सेट कर रखा है, सो हैप्पी हॉलीडेज मेरे दोस्तों, और हाँ, अगर तुम लोग जिंदा बचे तो दोबारा मुलाकात होगी। मैट्रिक्स की ये सारी बातें सुनने के बाद टीम में मौजूद एक असैसिन डार्क वेब हैकर अपनी टीम को बताता है कि मैं इस बम को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर सकता हूँ। इसी के साथ वो अपना एक डिवाइस लेकर तुरंत इस बम को लॉक करने में लग जाता है और चंद ही सेकंड्स में वह बम को सच में लॉक कर देता है। ये दृश्य देख मैट्रिक्स भी अपना मेन एसेट्स को अंदर भेजने का ऑर्डर दे देता है ताकि वे लोग किसी भी कीमत पर जिंदा न बच सके। ऑन ऑर्डर मिलते ही बिल्डिंग में हजारों की तादाद में मिलिटेंट्स को भेज दिया जाता है। यहाँ सैकड़ों हेलीकॉप्टर से हजारों की तादाद में मिलिटेंट्स को बिल्डिंग में रिलीज कर दिया जाता है। मतलब समझ ही सकते हो असैसिन टीम का ये मिशन किस लेवल का भयंकर होने वाला है। बिल्डिंग के अंदर टीम का हैकर सभी को साफ साफ कह देता है कि हमारे पास बस 25 मिनट का समय है, ये डिवाइस सिर्फ 25 मिनट के लिए ही इस बम को रोक सकता है, इसके बाद ये अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद तो पूरी टीम लगभग पागल ही हो चुकी थी। वे लोग आपस में ही झगड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 25 मिनट में कहाँ ये लोग इतने सारे मिलिटेंट्स को मार पाएंगे, ऊपर से बम भी 25 मिनट बाद ही फट जाएगा। इस मुश्किल समय में कैप्टन सभी को शांत करते हुए कहता है कि वैसे भी मरना ही है ना, तो आपस में झगड़ के क्यों मरना चाहते हो, हमारे पास बस 2 ऑप्शन है, या तो मरो या फिर मारो, बाकी बाद में देख लेंगे। फिर क्या दोस्तों, इसी के साथ वहाँ मिलिटेंट्स और असैसिन्स के बीच एक ताबड़तोड़ और घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ सभी असैसिन टीम सेफली कवर लेते हुए एक के बाद एक सभी मिलिटेंट्स को नरक भेजना शुरू कर देते हैं। शुरुआत के 50-60 मिलिटेंट्स को तो वे लोग सेफली मार देते हैं। मुसीबत तो तब शुरू हो जाती है जब बिल्डिंग के बाहर मौजूद टैंक्स भी बिल्डिंग पर मिसाइल्स लॉन्च करने लगते हैं। इसी के साथ दुश्मन एक के बाद एक लगातार बिल्डिंग में मिसाइल्स दागने लगते हैं। भाई रे भाई, यहाँ इतनी खतरनाक तरीके से दुश्मन असैसिन्स को पेलने के बावजूद अभी तक एक भी असैसिन को कुछ भी नहीं हुआ। वैसे दोस्तों, एक चीज आप लोगों को बता दूं कि ये सब मूवी में ही हो सकता है। क्या कभी रियल लाइफ में सुना है कि एक स्क्वाड ने मिलकर या फिर 10 लोगों ने मिलकर 1000 लोगों को ठोक दिया? ऐसे लगभग इम्पॉसिबल ही है। खैर जो भी हो, बिल्डिंग में इतनी भयंकर तरीके से बमबारी होने की वजह से सभी असैसिन टीम एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। कोई गड्ढे में गिर जा रहा है तो कोई इधर उधर उड़ जा रहा है। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में जब सभी टीम लगभग हार मान ही चुके थे, तभी उनके बैकअप के लिए वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और इस हेलीकॉप्टर को चला रहा होता है कैप्टन का ही जिगरी दोस्त जॉर्ज। दूसरी तरफ मिलिटेंट्स तो अब उन्हें मारने के लिए मोटरसाइकिल तक ले आते हैं। मतलब कुछ भी साला, इतना सारा मिलिटेंट्स मिलकर भी 10-12 असैसिन्स को नहीं मार पा रहे हैं, बताओ। खैर जो भी हो, अब उनके बैकअप के लिए हेलीकॉप्टर्स भी आ चुके थे, इसलिए अब टीम का हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ हेलीकॉप्टर्स बाहर मौजूद सभी मिलिटेंट्स को अपने मशीन गन से उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये सब दृश्य देख बेस में बैठा मैट्रिक्स का तो मानो पैरों तले जमीन खिसक जाता है। इधर सभी असैसिन्स अपना अपना सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना शुरू कर देते हैं। एक टीम मेंबर तो दुश्मनों की ही मोटरसाइकिल लेकर बाहर घूमने चला जाता है, मतलब कुछ भी। और दोस्तों, यहाँ इतना लंबा चौड़ा फाइट सीन दिखाया गया है ना कि अगर इसको पूरा एक्सप्लेन करने बैठूं तो पूरी मूवी 2 घंटे की मूवी बन जाएगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिंदगी में मरने से पहले आप लोग यह मूवी जरूर देखिएगा। इधर ये दोनों को देखो, इन्हें दोनों का बहुत ज्यादा किल चोरी हुआ है ना, इसलिए दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इसी बीच ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर वर्सेस हेलीकॉप्टर भी शुरू हो चुका था। इसी तरह कुछ घंटे लड़ने के बाद कैप्टन अपने सभी टीम मेंबर्स को ऊपर छत में चढ़ने को कहता है, क्योंकि बिल्डिंग के सभी RDX एक्टिवेट होने जा रहे हैं। उनका 25 मिनट का समय लगभग खत्म होने वाला था। ऑर्डर मिलते ही सभी किसी तरह दुश्मनों को ठोकते ठोकाते हुए छत तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी नीचे मौजूद कैप्टन बॉब को मैट्रिक्स गोली मार देता है। यहाँ चाचा का ईगो पूरी तरह हर्ट हो चुका था, क्योंकि उसकी हजारों की तादाद में मौजूद सेनाओं को इन लोगों ने ऐसे ही धूल चटा दी थी। इसी के साथ दोनों के बीच वहाँ एक तगड़ी हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ बम ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका था
और कभी भी फट सकता था, इसलिए कैप्टन जल्दी से अपना पिस्टल उठाकर मैट्रिक्स चाचा का खेल वहीं खत्म कर देता है। इसी के साथ कैप्टन तुरंत बिल्डिंग से निकलने लगता है, लेकिन तब तक मेन बिल्डिंग कोलैप्स होना शुरू हो चुका था। इसी तरह वो मौत के मुंह से बचते बचाते बिल्डिंग से बाहर तक पहुंच चुका था। वहीं वह बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ते हुए किसी तरह हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है। फिर क्या दोस्तों, इसी के साथ ये लोग मिशन को सेफली एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसी बात पर ये लोग रात को पार्टी करने बैठ जाते हैं और हमारी